Hello student, how are you? Welcome to my channel Shrishma Physicspedia, where we find the fundamental way of evolving physics. Here we started thermodynamics chapter number 12 as from NCERT और इस चैप्टर में हमने शुरुआत में थर्मोडायनेमिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी की थी और आज हम उस टर्मिनोलॉजी के अलावा कुछ डिफरेंट टर्म्स कर रहे हैं जिससे हम थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज फर्स्ट हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम और ये जरूरी ही क्यों है कि हम थर्मल इक्विलिब्रियम को पढ़ें। देखिए बच्चा, थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड से बना है, दैट इज थर्मल मीन्स आप इसको हीट और टेम्परेचर इसकी टर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, यानी अब आपका कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, दैट इज सेम और द कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर दो सिस्टम है और दोनों सिस्टम यानी सिस्टम 1 और सिस्टम जो बी है वो आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी हैविंग सेम टेम्परेचर। तो इसका फिजिकली मतलब क्या है, हैविंग सेम टेम्परेचर। जब भी हम किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे तो वहां पर हमें सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि वहां पर पहला कॉन्सेप्ट जो है जो इक्वल आएगा, दैट इज टेम्परेचर। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ गई थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। जब हमारे दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएंगे, जब उनके बीच में जो टेम्परेचर है उन दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, अब आप ये सोचेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम जैसा ही है थोड़ा बहुत हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चे यहाँ पर हम जैसे इसमें वर्ड भी थर्मो है और यहाँ पर भी थर्मल है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आपने थर्मोडायनामिक्स टर्म को पढ़ा था तो हमने यहाँ पे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की बात की थी, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की बात की थी, जिसको हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कंसिडर किया था। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आर दो वेरिएबल्स ड्यू टू विच एनी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी कैन बी चेंज, यानी थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस है वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द थर्मोडायनामिक वेरिएबल। और वहां पर हमने ये कंसिडर किया था कि हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वो हमारे क्या है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। इसके अलावा बहुत सारे और हैं, बट बेसिकली हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करने के बाद हमारी थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस है वो क्या हो सकती है, चेंज। अब हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, जब उसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी आपका एक सिस्टम है, आप उसको ये कह रहे हो कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेट्स से कि ये वाले दो सिस्टम है, ये हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स बच्चा कि यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल्स जो है वो क्या है, सेम है। यानी मैक्रोस्कोपिकल वेरिएबल कह सकते हो, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कह सकते हो, या अगर मैं इसको ये कहूं कि ये सारी P, B एंड T आर सेम, और या मैं ये कहूं कि चेंज इन दिस आर 0। बात तो सेम ही है ना। कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है कि इसकी चेंज 0 के बराबर होता है और कुछ में ऐसा लिखा होता है कि ये सेम रहते हैं। तो दोनों का कंसर्न जो बच्चा वो क्या रहता है, वो सेम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर सेम होता है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर हमारे जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं वो क्या रहे, इक्वल रहे। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो अगर थोड़ा सा और हाइयर सोचें, जो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके साथ हमें 3 इक्विलिब्रिया और मिलेंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर हमारा कोई भी सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसके साथ हमें 3 इक्विलिब्रिया और मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट वन, हम बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी इसके साथ हमारे पास आएगा मैकेनिक इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारा, जैसे हम पढ़ चुके हैं, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तीसरा हमारे पास आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी अगर आपके पास कोई भी सिस्टम ये दिया जाए कि ये जो है वो थर्मल
वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीन चीज उसके साथ में आएगी, यानी वेल अंडरस्टूड है कि वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा, वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा, और वो सिस्टम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि वो सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी टेम्परेचर, क्योंकि मैंने यहाँ बात की है कि ये तीन कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो दैट मीन्स यहाँ टेम्परेचर अगर सेम रह गया तो टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या होता है, वो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। बच्चे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, यानी इस सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास बैलेंस फोर्स होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक नंबर ऑफ फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, तो वहां पर आपका अगर सारे फोर्सेस को हम ऐड करें तो वहां पर हमारे पास क्या आता है, दैट इज जीरो के बराबर। तो यहाँ पर हम कहेंगे हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम किस में आएगा, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद बच्चे हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अब हमारा जो सिस्टम है वो किसी भी केमिकल कंपोजिशन के साथ मिक्सअप नहीं होगा, या उसकी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो केमिकली उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने तीन तरह के इक्विलिब्रियम किए हैं, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम यानी इसका टेम्परेचर दैट विल बी सेम, और फिर उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर केमिकल यानी तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने दो टर्म किया बेटा, एक थर्मल इक्विलिब्रियम और एक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट लॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे जीरोथ लॉ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है बेटा वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी अब हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज करेंगे जिसकी हेल्प से हमारे सिस्टम को और बेटर वे से समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे अभी हमने रिसेंटली जो टॉपिक किया है वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां पर हमने देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा वो सिस्टम होता है जहां पर हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। उसी तरह से जीरोथ लॉ जो है हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, और हम उसके बारे में बात भी करेंगे। यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, अगर दो सिस्टम ए और बी जो है वो सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी, ये हमने दो सिस्टम मान लिए ए और बी, थोड़ा सा हमें इसके स्पेस चाहिएगा, यानी ये हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। अब ये ए एंड बी अपना थर्मल इक्विलिब्रियम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स इन ये दोनों सेपरेटली क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दैट मीन्स हमें करना है इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, और वो क्या होगा, यानी हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। तो बच्चे हम ये मान के चलते हैं कि इनके बीच में एक इंसुलेटिंग दैट इज एडियाबैटिक एक हमारे पास क्या है, दैट इज हमारे पास एडियाबैटिक वॉल है, यानी इसका अगर प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 है तो इसका प्रेशर वॉल्यूम क्या है, P2 V2। क्लियर, यानी हमने क्या पहले से ये लिखा गया कि अगर दो सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी इसका टेम्परेचर अगर TA है तो इसका टेम्परेचर क्या है, TB है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस रिलेशन को दिखाने के लिए मैंने इस एडियाबैटिक वॉल लगा दी। इसके बाद क्या है, एक थर्ड सिस्टम C, वो किसके विद रिस्पेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में एक थर्ड सिस्टम वो लगा लिया बेटा, वो है सिस्टम C। तो इसने क्या रखा है कि इफ टू सिस्टम A एंड B आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C, ये अपने आप में अलग थर्मल इक्विलिब्रियम, ये इससे C से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर यानी यहाँ हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लगाएंगे डायाथर्मिक वॉल। तो डायाथर्मिक वॉल को कह सकते हो, कंडक्टिंग वॉल कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे हीट का टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा। चलिए यहाँ पर हम टेम्परेचर TC, अगर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें कि टेम्परेचर ऑफ C इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ A, क्योंकि इसने कहा A और B सेपरेटली C के क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो TC इज इक्वल टू TA और TC इज ऑल्सो इक्वल टू TB। तो ये कह सकते हैं ना, T जब थर्मल इक्विलिब्रियम में तो टेम्परेचर सेम होगा,
टेम्परेचर सेम होगा तो इसका मतलब सी का जो टेम्परेचर वो ए का होगा, उसी तरह जो सी का टेम्परेचर वो किसका होगा, बी का टेम्परेचर होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो ए और बी यानी यहां से अगर देखें तो टी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, टी बी, यानी टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही जीरोथ लॉ बताता है कि अगर आपके दो सिस्टम ए और बी वो थर्मल इक्विलिब्रियम है एक अलग सिस्टम से, दैट इज सी, देन अल्टीमेटली वो आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई। अच्छा बच्चे, इसमें देखिए हमने एक नई टर्म लिखी, दैट इज टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को पहले से जानते हैं, बट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में टेम्परेचर को सबसे पहले हमने यहीं पर भी डिनोट किया है। तो आप ये कह सकते हो कि जीरोथ लॉ से हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, दैट इज टेम्परेचर। और आप इसको ये कह सकते हो, टेम्परेचर इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या बताती है, जो अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो सबसे पहला फैक्टर वही सेम होगा। चीजें समझ में आई कि हमें टेम्परेचर के बारे में क्या पता है। टेम्परेचर की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो टेम्परेचर इज एज फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच विल बी सेम व्हेन एनी सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब कोई सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इक्वल करेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं, बच्चा उसका नाम है टेम्परेचर। और अगर ये पूछा जाए टेम्परेचर जो है हम कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वेरीफाई कर सके या फिर उसको डिफाइन कर सके, उसका आंसर है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी इन शॉर्ट अगर बात की जाए कि हमारे पास टेम्परेचर एक हमारे पास टर्म आ गई जो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए बहुत एसेंशियल है। क्लियर बेटा, ये थर्मल आपको जीरोथ लॉ समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है हम कुछ एक छोटी छोटी टर्म करेंगे जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनल एनर्जी, हीट, और आप इसके बाद हम और डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स के लॉ करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी देखिए बेटा, जैसे इसका नाम है इंटरनल एनर्जी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे सिस्टम की। कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर बात की जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हमारे सिस्टम में क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स की अगर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इट इज द सम ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी है, सम ऑफ एनर्जीज लिख रही हूं, तो यहाँ पर बच्चे काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, इट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जीज भी कह, मॉलिक्यूलर एनर्जीज भी कह सकते हो ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज द इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। इट इज द सम ऑफ एनर्जी, कौन सी, मॉलिक्यूलर एनर्जी। उसमें हम काउंट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट with the reference with frame of reference, with frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस लिए चाहिए, क्योंकि हम किसी सिस्टम के जब बारे में कहा था तो हमने कहा था हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम, और उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी आएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, दैट इज सराउंडिंग। तो इसीलिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ताकि हम इन सिस्टम को अच्छे से क्लोजली से ऑब्जर्व कर सके। विद सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है, इन शॉर्ट अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के अंदर की एनर्जी दैट इज इंटरनल एनर्जी। बहुत काम की चीज है बच्चे, यहाँ पर हम इसके कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। जैसे अब अगर इसको थोड़ा सा रखिए, देखिए बेटा हमारे पास दो तरह की गैस होती है, एक होती है आपके पास रियल गैस और एक होती है हमारे पास आइडियल गैस। हम इन दोनों के कंसर्न में अब ये देखना चाहेंगे कि हमारी ये एनर्जीज जो है वो किस तरह से किस चीज का फंक्शन है। जैसे बात करते हैं रियल गैस की, बेटा देखो रियल गैस में आपने हमेशा पढ़ा है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से
इंटरेक्ट करते हैं, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो इसका मतलब उनकी अपनी पोजीशन होंगी, और अगर अपनी उनकी पोजीशन है तो कौन सी एनर्जी है जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसके पास अपना कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन है तो इसका मतलब उनके पास अपनी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो किसका फंक्शन है, वो वॉल्यूम का है। अब कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी उनकी अपनी अपनी पोजीशन है। अब अगर मैं इस पे कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तो इसकी पोजीशन चेंज करूंगी, यानी इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम कम हुआ। चाहे मैं उसको कंप्रेस करूं चाहे मैं उसको एक्सपेंड करूं, दोनों केसेस में उसके वॉल्यूम पे चेंज पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो आप उसको एज अ फंक्शन ले सकते हो किसका, वॉल्यूम का। नेक्स्ट थिंग है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये होती है वो एनर्जी ड्यू टू द मोशन, यानी अब पार्टिकल जो मोशन, मॉलिक्यूल्स जो मोशन कर रहे हैं, अब मोशन कितने टाइप का हो सकता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, वो रोटेशनल मोशन हो सकता है, और वो वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल किसी टाइप का भी मोशन कर सकता है, वो तीनों मोशन को भी कैरी कर सकता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो कि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, वो है टेम्परेचर का। यानी आप अगर कहो कि आपने किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दी या उसका टेम्परेचर राइज कर दिया, तो इनडायरेक्टली आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने का मतलब क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो यानी टेम्परेचर चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज होगी, या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीज समझ पाए हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन हो गया, वॉल्यूम का, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर, इन केस ऑफ रियल गैस। ये हम हर रियल गैस में कह सकते हैं, बट इन केस ऑफ आइडियल गैस हम पोटेंशियल एनर्जी को वहां कंसीडर करते हैं जीरो, और काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर का ही फंक्शन कह सकते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा था पोजीशन की वजह से, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स present in the system, but in case of ideal gas we assume that there is no interaction between the particles। हम आइडियल गैस में ये कंसीडर करके चलते हैं कि आपके पार्टिकल्स का बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स अगर इंटरेक्शन नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन इंटरेक्शन की वजह से था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जीरो। हाँ, दूसरी चीज जो है आइडियल गैस में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, वो टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी को बता सकते हैं कि किस तरह से वो वॉल्यूम का, पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। इनडायरेक्टली अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अच्छा बच्चा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम हमारी इंटरनल एनर्जी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, दैट इज एनर्जी। जब मैंने सिस्टम और सराउंडिंग की बात की थी तो सिस्टम में मैंने तीन तरह की बताई थी आपको, क्लोज, आइसोलेटेड एंड ओपन सिस्टम। तो वहां मैंने कहा था क्या हम किसी सिस्टम की एनर्जी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। वहां पर बच्चे हमने बात की थी कि हम हमारी एनर्जी को दो तरीके चेंज कर सकते हैं। एक तो होता है या तो कुछ काम कर दीजिए, या फिर हम उसका कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं उसको कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड कर दीजिए। यानी दो केस अगर आप करेंगे तो उस सिस्टम की एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप कर सकते हो एनर्जी को या तो वर्क डन की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में। याद है हमने ऐसे कुछ लिखा था। देखिए बच्चा कि अगर एनर्जी को मैं कैपिटल यू लिख लेती हूँ ताकि आपको इंटरनल एनर्जी का समझ में आ जाए, तो बेटे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं हीट प्रोवाइड करूंगी। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, देखिए आपके पास कोई सिस्टम है, आप उसको हीट प्रोवाइड कर दी। हीट प्रोवाइड करने का मतलब आप उसको एनर्जी दे रही हैं। एनर्जी इन द सेंस उसके इंटरमोलिकुलर एनर्जी में क्या होगा, पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, उनका वाइब्रेशन या फिर उनका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पार्टिकल एक दूसरे के बीच में कोलिजन करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बाय अप्लाइंग हीट यू कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। दूसरी चीज है वर्क डन। वर्क डन में देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई भी सिलेंडर है और उसके अंदर आपने क्या है, पिस्टन लगा रखा है। अब आप इसको पिस्टन को क्या कर रहे हो, नीचे की साइड कर रहे हो। नीचे की साइड कर रहे हो यानी आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो। साथ के साथ अगर ऑन द सिस्टम है तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के से आप कह सकते हो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब उसकी एनर्जी पे चेंज, क्योंकि वॉल्यूम एनर्जी का चेंज है।
साथ के साथ आप ये भी कह सकते हो कि उसकी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी होगी। काइनेटिक अगर वही है ना, कोलिजन जितना होगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी, यानी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही हमारे यहाँ पर अफेक्ट होगी। तो यानी आप वर्क डन करके भी क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो दो तरीके से चेंज हो सकती है, बाय अप्लाइंग वर्क और बाय अप्लाइंग हीट ऑन द सिस्टम। आई थिंक ये आपको चीज समझ है कि इंटरनल एनर्जी को आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। इसके बाद बेटा अगर हम कोई भी सिस्टम करते हैं तो वहां पर हमें उसके साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब हम जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आता है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम इंटरनल एनर्जी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यानी इंटरनल एनर्जी या साइन कन्वेंशन, कई जगह आपको ये साइन कन्वेंशन के नाम से दिखेगा। देखिए बच्चा, हमारे पास तीन फैक्टर है, एक तो है हीट, एक है हमारे पास वर्क डन और एक है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। हमारी हीट जो है, इसको मैं हीट हमारी हीट जो है वो पॉजिटिव कब कहलाएगी, वो पॉजिटिव तब कहलाएगी जब हम हीट को अब्सॉर्ब करेंगे। अब्सॉर्ब, अगर हमारी हीट अब्सॉर्ब होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारी हीट पॉजिटिव है। अब ये हमारी हीट नेगेटिव कब होगी, जब हमारा सिस्टम क्या करेगा, हीट को इवोल्व करेगा, यानी फिर मीन्स हमारे सिस्टम के अंदर से हीट निकलेगी। ठीक है, यानी हम क्यू को क्यू पॉजिटिव, यानी हीट को पॉजिटिव कब लेंगे, आप इसको डेल्टा की टर्म में ना करके आप सीधा कह लीजिए हमारी हीट को पॉजिटिव कब लेंगे, जब सिस्टम जो है हीट को अब्सॉर्ब करेगा, तब हम हीट को पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम हीट को इवोल्व कर रहा है तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब आता है वर्क डन। वर्क डन को पॉजिटिव तब लिया जाएगा बेटा जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम। हम सिस्टम के ऊपर कुछ काम के सिस्टम के ऊपर, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम कुछ काम कर रहा है। जैसे हम अगर बात करें, हमारे पास कोई गैस है और वो एक्सपेंड हो रही है, तो ये पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा, तो वर्क डन बाय द गैस हुआ, तो वहां पर हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। और वर्क डन नेगेटिव कब कहलाया जाएगा, जब ऑन द सिस्टम है। यानी अगर हम बात करें, मैं इसी पिस्टन को नीचे की साइड करूं, तो हम हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। समझ में आया बेटा जी। अब इसके बाद देखिए इंटरनल एनर्जी, सीधी सी बात है, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब वो इंक्रीज होगी, और नेगेटिव कब होगी, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। और अगर बात करें टेम्परेचर के हिसाब से, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, दैट मींस पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो बच्चे ये साइन कन्वेंशन जो है हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है, क्योंकि हमें वहां देखना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक साइन सही चेंज होने से हमारा सारा सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अभी एक बार साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखिए, और उसके बाद हम टॉपिक करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। तो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा जी, जिसको हम नाम देते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। देखिए बच्चा, जैसा नाम है वैसे इसका काम है, जैसे मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बता रखा है। इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर क्या होता है, जब हमारे व्हीकल में देखा होगा इंडिकेटर करता है कि हम इंडिकेटर देख के ये बताते हैं कि हम कौन से साइड जाने, यानी हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम किस तरह कौन सा सिस्टम अप्लाई करने वाले हैं, किस साइड जाने वाले हैं। उसी तरह से इंडिकेटर डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की हेल्प से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इंडिकेटर डायग्राम हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की फॉर्म में हम करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका बच्चे, सिस्टम का, जिसके अंदर विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। किसकी हेल्प से, दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, और वो तो दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन सी है, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम।
यानी इंडिकेटर डायग्राम एक तरह से हमारे पास हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्या उसका टेम्परेचर राइज फॉल क्या हो रहा है, या फिर उसके प्रेशर वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें हमें कौन सा बताता है, इंडिकेटर डायग्राम। तो बच्चे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम है पीवी डायग्राम, यानी हम इंडिकेटर डायग्राम को पीवी डायग्राम में से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जैसे ये P हो गया, ये V, यानी हम एक्स एक्सिस पे तो रखते हैं वॉल्यूम को और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं प्रेशर को। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो यानी उसका प्रेशर वॉल्यूम यहाँ P1 V1 है और यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 है, और यहाँ हमारे पास सिस्टम इस तरह से। तो बच्चे इस ग्राफ को देखते ही हम ये बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या प्रोसेस हुआ है। कैसे? देखिए बेटा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है, यानी अब प्रेशर हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम की अमाउंट क्या है बेटा, कम है, और यहाँ पर वॉल्यूम की अमाउंट क्या है, ज्यादा, यानी वॉल्यूम हमारा बढ़ा है। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर तो इंक्रीज होता है, सॉरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है? तो बेटा वही एक एक्सपेंशन ही तरीका होता है, यानी अगर हमारी कोई गैस है वो एक्सपैंड हो रही है तो उसका प्रेशर क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होता है और जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने परफ्यूम कहीं पे स्प्रे किया है तो आप एक कोने में स्प्रे करते हो, उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक है, प्रेशर हाई प्रेशर होता है क्योंकि वो स्प्रे किया जाता है तब। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब गैस एक्सपैंड होती है तो वो जो महक है उस डीओ की, तो वो या फिर परफ्यूम की, वो पूरे कमरे में, यानी वॉल्यूम उसका बड़ा हो गया, बट प्रेशर अगर देखेंगे पूरे कमरे में हो गया तो वहां प्रेशर, हम उसके प्रेशर को उतना महसूस नहीं कर पाते जितना हम स्प्रे करने के टाइम उसको महसूस कर पाते हैं। दैट मीन्स हमारा एक्सपेंशन जो है, जिस टाइम हमारी गैस एक्सपैंड होती है तो उस केस में हमारा प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा। कैसे पता चला? सिर्फ एक ग्राफ से ही पता चल गया ना। अब देखिए सेम अगर यहाँ पर हम बात करें, इसी तरह का हमारा सिस्टम है, वॉल्यूम हमने यहाँ ले लिया, प्रेशर यहाँ हो गया, अब सिस्टम वही है हमारा। अब हमारे पास ये प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर P1 V1 वॉल्यूम और ये P2 V2। अगर ये हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से, यानी अब हमारा सिस्टम P2 से P1 और V2 से V1 आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, P2 कम पे है, P1 ज्यादा पे है और वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी हमारे पास जो है प्रेशर वो ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो ये एक ही केस में हो सकता है बच्चा, कंप्रेस करने में, यानी हम किसी भी गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, सिस्टम इस तरह से आता है। तो बेटा जी हमने सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता दिया कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो एक सेम टाइम पे रहने की कोशिश कर रहा है, यानी कंप्रेस रहने की कोशिश कर रहा है। तो पीवी डायग्राम जो है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम प्रोसेसेस करेंगे तो वहां पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से, हाँ अब एक और बात कि हम इसको पढ़ रहे हैं, याद है कि जो पीवी डायग्राम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम विल गिव अस द वर्क डन ऑफ द सिस्टम। यानी अगर हम बात करें कि इसमें एरिया अंडर दिस, एरिया लिख लीजिए, एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव अस work done by the system, work done by the system, this is the importance। यानी हमारे सिस्टम ने, हमारी गैस ने कितना काम किया, अगर वो देखना है तो सिंपल क्या करें बच्चे, ये जो है एरिया, इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है ये नोट कर लीजिए, ये हमारा टोटल वर्क डन के बराबर होगा। यानी अगर हमें मेन तो ये होता है कि हमारे सिस्टम ने कितना काम किया, तो वही है कि इस डायग्राम से ग्राफिकली आप पता कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम ने कितना काम किया। इसके बाद जो है पीवी डायग्राम में इसके बाद मैं आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस करवाऊंगी, जो कि हमें डायरेक्टली बताता है कि न्यूमेरिकल बेस पे कि हम किस तरह से हमारे डायग्राम को समझ सकते हैं और वर्क डन को निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो हमारा साइक्लिक नॉन साइक्लिक और उसके न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।